नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं समझता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और हमारी जो क्लास चल रही है आप उसका निरंतर जो है उसको देख रहे हैं। और मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपके जो ये हमारी क्लास चल रही है हिंदी व्याकरण की, इसमें मैंने छोटे से छोटे तथ्य को और बड़े से बड़े तथ्य की अपन बात कर रहे हैं ना। और इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो आने वाली परीक्षा है, जैसे हमारी रीट आने वाली है, जैसे आज ही मैंने देखा कि रीट जैसे अपना जो सत्र होगा उसमें रीट की घोषणा होने वाली है, सीईटी जो हमारे सामने आने वाली है, उसमें हमारी ये क्लास आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे हिंदी के प्रकरण पे। किस पे बात कर रहे थे? हिंदी के प्रकरण पे। और उसमें हमारे वर्ण विचार चल रहा था, है ना। और अपन बहुत ही वर्ण विचार मैं आपको इतना लंबा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने को एक भी प्रश्न छूटना नहीं है। मतलब अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक भी प्रश्न अपन से छूट रहा है। इसलिए मैं आपको सामने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न की बात करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हमारी क्लास। अपन ने लास्ट में बात की थी कि वर्ण के दो भाग, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के बारे में हमने अच्छे तरीके से बात कर ली थी, हम व्यंजन के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि कोई भी वर्ण होता है उसके ऊपर एक बिंदु लगता है, उसके पीछे एक बिंदु लगता है, उसके नीचे एक बिंदु लगता है और उसके आगे एक बिंदु लगता है। इन सभी बिंदुओं के अपने अपने अलग नाम है। इन सभी बिंदुओं के क्या है? इन सभी बिंदुओं के अपने अलग अलग नाम है। मैंने बताया था ये जो लगता है इसको अनुस्वार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है ना। ये जो पीछे वाला होता है इसको पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है। जो नीचे लगता है, जो कहाँ लगता है? जो नीचे लगता है, इसको हमने कहा था ताड़नजात, द्विगुणी, उत्क्षिप्त, फेंका हुआ, है ना। तथा आगे वाले जो वर्ण था, आगे वाला जो बिंदु था, इसको हमने नाम दिया था नुक्ता। क्या दिया था? नुक्ता चिन्ह। और इन सब के बारे में मैंने बताया था कि नुक्ता चिन्ह कितने वर्णों पे लगता है? 5 पे लगता है, 3 पे लगता है, या फिर हमारी जो परीक्षा में अगर हमारे सामने 5 या 3 में से आ जाए तो हमें क्या करना है। मैंने आपको सब एकदम विस्तार पूर्वक एक पूरी क्लास अपन ने इसके बारे में ली थी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन वर्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी विशेषताओं से तो आप अवगत हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आधे होते हैं। संख्या कितनी होती है? संख्या 33 होती है ना। और इनको पूरा करने के लिए किस वर्ण की आवश्यकता होती है? तो इनको पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया था स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है ना। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें कि क वर्ग, क्या? क वर्ग, है ना। और क वर्ग की बात करें तो इसमें वर्ण आएंगे क, ख, ग, घ, इ। क, ख, ग, घ, इ। समझ गए? अब मैंने आपको बताया था कि इसकी देखो, इसकी हर लाइन में, व्यंजन की हर लाइन में एक प्रश्न छुपा है। व्यंजन की हर लाइन में एक प्रश्न छुपा है। मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, इसको क वर्ग का पंचम वर्ण है और इसके बाद में जो लगा हुआ चिन्ह है, इसके बारे में अपन ने बात की थी कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। और ये किस पे लगता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही वर्ण पे लगता है। और वो वर्ण कौन सा है? वो वर्ण है, मैंने आपको बताया था, क वर्ग का पांचवा। क वर्ग का पांचवा। बात समझ में आ गई? ये प्रश्न यहाँ का क्लियर हुआ। अब आगे बढ़िए। अब ये प्रश्न यहाँ का क्लियर हुआ। दूसरा वर्ग आता है च वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा? च वर्ग। च वर्ग में हमारे सामने वर्ण च, छ, ज, झ, इंग। ठीक है, ये हमारे सामने आ गए। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि हर लाइन में एक प्रश्न है। हमें हर चीज को, हर छोटी से छोटी चीज को जोड़ते हुए चलना है। हर छोटी से छोटी चीज को क्या करते हुए चलना है? जोड़ते हुए चलना है। देखिए, मैंने आपको जब वर्ण पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। अपन ने देखा है कि ये जो ज है, पहले
देखिए क्या है ये, ऐसा आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको कि पुरानी जो बसें हैं, पुरानी जो आप किताबें, अगर आज पुरानी किताबें उठाकर अगर अपन देखेंगे तो आपको क्या, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये भ नहीं है, ध्यान रखना, ये झ वर्ण ही है। ये क्या है? ये झ वर्ण ही है। ये क्या है? झ वर्ण ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये हमारी देवनागरी लिपि जो है, हमारी देवनागरी लिपि है। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। ध्यान रखना, हर बात पे याद रखना, देवनागरी, देवनागरी जो हमारी लिपि है, ये हमारी देवनागरी लिपि की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। देवनागरी लिपि की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको एक नाम दिया था कि हिंदी भाषा का कौन सा वर्ण है? ये हिंदी भाषा का अमानक वर्ण है। आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा का अमानक वर्ण कौन सा है, तो हिंदी भाषा का अमानक वर्ण ये है। अमानक मतलब अमानक, ये जो इस देवनागरी लिपि का जो मानक था, मतलब जो इसका क्राइटेरिया था, उसको ये क्या नहीं कर रहा था? पूरा नहीं कर रहा था। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? अमानक वर्ण। और इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह ले ली हमारे इस झ ने। समझ गए बात? तो आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा का अमानक वर्ण कौन सा है, तो हिंदी भाषा का अमानक वर्ण ये। समझ में आ गई बात समझे के? है ना? हिंदी भाषा का अमानक वर्ण अगर आपसे पूछे तो ये। और आगे बात करें, और आगे अगर हम बात करें, और आगे बात करें तो देखिए अगला वर्ग देखते हैं, ट वर्ग। अगला वर्ग कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग, देखिए ट वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। यहां भी एक प्रश्न मैंने आपको बताया कि जब तक ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, जब तक ये ऐसे हैं, जब तक ये ऐसे हैं, तब तक तो ये किसके हैं? तब तक ये हमारे हिंदी भाषा के जो मूल वर्ण है उनमें इनको गिना जाता है, मूल वर्ण में इनको गिना जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब अगर इसके बाद में, इसके नीचे कौन सा ताड़नजात या इन दोनों के बाद में इन द्विगुणी या उत्क्षिप्त चिन्ह अगर लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? ये द्विगुणी बन जाएंगे। अब तक तो हम इनको जब बोलेंगे तो इसको ड और ढ बोलेंगे, ड और ढ। लेकिन जैसे ही इनके नीचे ताड़नजात या द्विगुणी चिन्ह लगता है तो ये अड़े और अढ़े हो जाते हैं, अड़े और अढ़े हो जाते हैं। समझ गए? इसीलिए इनको हमने दो गुण है, दोनों देखो, एक ये है और एक है, दो गुण है ना, इसलिए अपन इनको क्या कहा? द्विगुणी है। इसलिए अपन इनको क्या कहा? द्विगुणी। तो आगे बात समझ में, तो आपसे ये पूछ ले कि जो ताड़नजात चिन्ह है उसका प्रयोग हिंदी भाषा के कितने वर्णों पे किया जाता है? तो दो वर्णों पे। कौन कौन से? तो ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। आगे बात समझ में, और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने जो वर्ग आता है त वर्ग। अगला हमारे सामने वर्ग आता है त वर्ग। देखिए त, थ, द, ध और न, ये हमारा है। देखिए अब यहां से क्या ध्यान रखना है? यहां से भी अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज? बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो लिखते समय अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा दिखाने के चक्कर में या अपने शब्दों को अच्छा दिखाने के चक्कर में वो वर्णों की बनावट में कुछ क्या है, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं, अपनी तरफ से क्या कर देते हैं, उसमें कुछ न कुछ जोड़ देते हैं। जैसे देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जब ध लिखते हैं तो इसमें ऐसे लंबा डंडा खींच देते हैं। ये हम कैसे करते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है वो हमें अच्छा दिखे, इस चक्कर में हम क्या कर दिया, हमने इसको ये जोड़ दिया। ध्यान रखिए जब शब्द शुद्धि जब आती है तो ध्यान रखिए कि ये जो जोड़ना है ये क्या है? ये ध गलत है। ये क्या है? ये गलत है। आगे बात समझ में, ये क्या है? गलत है। वर्तनी की दृष्टि से ये वाला जो ध है ये गलत है। सही कौन सा है? ये वाला। सही कौन सा है? ये वाला। क्यों है? क्यों है ये गलत? तो देखिए क्यों है ये गलत, अगर अपन से पूछे कि भाई ये गलत क्यों है, तो आप मेरे को उससे पहले एक चीज बताना। एक शब्द आपने खूब पढ़ा होगा, खूब कहानियों किताबों में आता है। एक शब्द है, बताइए मेरे को पहले तो, प्रातः काल। अब आप मेरे को यूं बताइए कि ये एक शब्द है कि दो शब्द हैं? पहला प्रश्न तो ये कि ये एक शब्द है कि दो शब्द हैं? आप मेरे को बताओ कि ये जो हमने प्रातः काल लिखा है ये एक शब्द है कि दो शब्द है?
भाई एक है या दो है? तो ध्यान रखना ये एक ही शब्द है पूरा। कैसा शब्द है? एक ही शब्द है। क्यों? हमें तो दो दिख रहे हैं, एक प्रातः है और एक काल। नहीं, ये कैसा है? पूरा एक ही शब्द है। बीच में गैप क्यों है पता है? ये जो वर्तनी की दृष्टि से हम जब वो शब्द शुद्धि पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि का विशेष जो आपको एक नियम रहता है, वो नियम ये है कि जिस भी वर्ण के ऊपर गुंडी लगी हो ना, देखो गुंडी लगी हुई है ना यहाँ पे, ये देखिए ये गुंडी लगी हुई है ना, अगर किसी वर्ण पे ये गुंडी लगी हुई है तो उसके ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती, इसके ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। अगर आप शिरोरेखा गुजार दोगे, देखिए ये द है, अगर आप इसके ऊपर से शिरोरेखा गुजार दोगे तो ये क वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा घ। क वर्ग का कौन सा वर्ण बन जाएगा? क वर्ग का चौथा जो ग है ये बन जाएगा। आगे बात समझ में? क वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? अब देखिए तो ये कैसा है? पूरा। क्यों नहीं गुजरी लाइन? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये गुंडी लगी हुई है। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना है कि अपने को ऐसे नहीं लिखना है, और ये ज्यादा पे नहीं, अपने को दो तीन ही ध्यान रखने हैं कि दो तीन ही वर्णों पर ये लगती है। देखो आपने, हमारे बहुत सारे मित्र क्या करते हैं, भय को ऐसे लिख देते हैं, भय को ऐसे लिख देते हैं, और इसके ऊपर आप ये कर दोगे तो ये मैं बन गया। तो क्या करते हैं कि जो शुद्ध भय लिखा जाता है वो कैसा है? ये वर्तनी की दृष्टि से, क्योंकि गुंडी लगी हुई है इस चक्कर में इसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती। बात समझ में आ गई? समझ गए? तो अपने को ये बात भी ध्यान रखनी है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, ये बात भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना? वैसे ही ध के साथ है, वैसे ही थे के साथ है, इसके ऊपर से भी नहीं गुजरेगी, है ना? वर्ग, है ना? आगे अगर बढ़े तो देखिए, आगे अगर बढ़े, मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूं उसको। देखिए अगला वर्ग आता है हमारे पास प वर्ग। कौन सा वर्ग? प वर्ग। और प वर्ग में प फ ब भ और मैं। वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसके ऊपर भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगी हुई है? ये गुंडी लगी हुई है। ये तो देखिए अपने पास क्या है? कितने वर्ग। अब अगली जो लाइन आती है, अगली जो लाइन आती है ना, देखो वर्ग। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास वर्ग कितने हैं, तो हमारे पास वर्ग कितने हैं? हमारे पास वर्ग 5 है। कितने वर्ग हैं? 5। देखो कौन कौन से? पहला, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। कितने वर्ग है? 5। तो पहले अगर अपन जाने के वर्ग का अगर कोई भी है तो वर्ग कैसे बनेगा, किसे वर्ग कहेंगे? क्या इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन है क्या, या कुछ ऐसा है जिससे अपन ने इनको वर्ग बनाया? हाँ, वर्ग की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि किसी लाइन में 5 वर्ण है, यदि किसी लाइन में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं, तो उसको वर्ग में गिना जाएगा, उसको वर्ग में गिना जाएगा। और वो किस नाम से जाना जाएगा? वो वर्ग की जो लाइन है, वो जो लाइन है उसका पहला वर्ण है, वो उसके नाम से जाना जाएगा, उसके नाम से जाना जाएगा। देखिए इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 है, बिल्कुल हमारी वर्ग की डेफिनेशन को पूरी करता है। यही पढ़ा था ना अभी अपन ने कि कितने वर्ण होने चाहिए? 5 वर्ण होने चाहिए। तो 5 वर्ण है, बिल्कुल हमारे वर्ग की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है ना? और किस नाम से जाना जाएगा? उसका पहला वर्ण। देखो इस लाइन का पहला वर्ण क्या है? क। तो क को क वर्ग के, पूरी क की लाइन को किससे? क वर्ग के नाम से। च की लाइन को किससे? च वर्ग के नाम से। त की लाइन को किससे? त वर्ग के नाम से। और त की लाइन को त वर्ग और प की लाइन को प वर्ग के नाम से जाना जाएगा। बात समझ गई क्या? समझ गए? और अपन से पूछ ले कि हिंदी में वर्ग कितने? तो कितने वर्ग हैं? 5। कितने वर्ग हैं? 5। वर्ग कितने? 5। कितने वर्ग है? 5 आपके सामने, 5 वर्ग आपके सामने। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारी अगली लाइन आएगी, अब जो हमारी अगली लाइन आएगी, ध्यान रखना। अब जो हमारी अगली लाइन आएगी उसको, है ना, उसको ध्यान रखना। अब उसमें कितने? 5 वर्ण नहीं है, उसमें 5 वर्ण नहीं है, उसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। देखिए कौन कौन सी? य, र, ल, व। य, र, ल, व 4 हैं। अगली हम बात करें श, स,
स और है। चार चार हैं, इसलिए इनको किन में नहीं गिना, हमने वर्ग में नहीं गिना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमने वर्ग की क्या डेफिनेशन बनाई, हमने वर्ग की डेफिनेशन बनाई कि जिसमें 5 वर्ण होंगे वो क्या कहलाएगा, वो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इनको तो हमने क्या कह दिया है ना, अब देखो 5 वर्ग आ गए है ना, और ये नीचे वाले हमारे सामने आ गए है ना। अब देखिए क्योंकि व्यंजन यही है ना, 33 हो गए ना, 25 4 29 4 33, 33 हो गए, 33 ही व्यंजन थे। हमने कहा कि जो वो संयुक्त अक्षर थे उनको अपन अलग से जो हिंदी के अन्य वर्ण हैं उनमें हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, अगर हम आगे बात करें तो ये जो 5 वर्ग हैं ये क्या है, वर्ग है, ये अपने अपने वर्ग हैं इनमें, इसीलिए मैंने इनको एक नाम दे दिया, मैंने इनको कह दिया वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण। ये 5 है और पांचों का अपना अपना वर्ग है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण। ये अपन ने इनको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, वर्गीय व्यंजन वर्ण। क्या नाम दे दिया, एक मिनट, वर्गीय नाम दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ये पांचों किसी न किसी वर्ग के हिस्से हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया, इसलिए हमने इनको वर्गीय व्यंजन नाम दे दिया। अब देखो ये तो पांचों किसी न किसी के हिस्से हैं, लेकिन ये क्या किसी वर्ग के हिस्से हैं क्या, ये वर्ग के हिस्से नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग होने के लिए 5 वर्ण चाहिए और इन दोनों की लाइनों के पास 5-5 वर्ण नहीं है। अब देखो अपने इनको जैसे ही वर्गीय नाम दिया, इन्होंने जैसे हमने इनको वर्गीय नाम दिया तो इन्होंने कहा कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें भी कुछ नाम दे दो, हमें भी कुछ नाम दे दो। तो मैंने कहा कि ठीक है साहब, आपका नाम इनका वर्गीय रख दिया तो आपका, आप किसी वर्ग के हिस्से नहीं हो, तो हम आपको भी एक नाम दे देते हैं, और वो नाम दिया हमने अवर्गीय वर्ण, अवर्गीय व्यंजन वर्ण। क्या नाम दिया, अवर्गीय व्यंजन वर्ण। एक उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं, एक उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं। और वर्गीय, जो वर्गीय नहीं है, मतलब जो किसी वर्ग का हिस्सा नहीं है, वो क्या कहलाए, वो अवर्गीय कहलाए। अवर्गीय कितने, अगर संख्या अपन से पूछे कि वर्गीय की संख्या कितनी है, तो बताइए, एक लाइन में 5 है और लाइन कितनी 5, तो 5 पंजे 25। तो इनकी वर्गीय की संख्या पूछे तो वर्गीय की संख्या कितनी, वर्गीय की संख्या अगर अपन से पूछे तो वर्गीय की संख्या हम बता देंगे कि वर्गीय की संख्या कितनी है, वर्गीय की संख्या 25 है। वर्गीय की संख्या कितनी है, 25। वर्गीय की संख्या, अवर्गीय की संख्या पूछे तो अवर्गीय की संख्या अगर अपन से पूछे तो अवर्गीय की संख्या कितनी है, अवर्गीय की संख्या 8 है। अवर्गीय की संख्या 8, वर्गीय की संख्या 25। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही सीधी सीधी बात की हमने, है ना, कुछ भी अभी तक ऐसा उल्टा सीधा कुछ किया नहीं है, एकदम स्पष्ट बात की। अब देखिए कि जब भी इन 25 वर्णों को, मतलब इन वर्गीय वर्णों को या इन 5 वर्गों को और इनमें आने वाले 5 वर्ग का मतलब क्या है, 25 वर्ण, जब भी हम इनको बोलेंगे, जब भी हम इनको बोलेंगे, तब हमारी जो ये जो हमारी जीभ है, हमारी जो जीभ है, ये हमारे मुख के किसी न किसी अवयव, मतलब किसी न किसी भाग को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। किनको बोलते समय, ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं, इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो किसी न किसी मुख के अवयव को टच करेगी या किसी न किसी मुख के भाग को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, स्पर्श करेगी। इसीलिए हमने इनको एक और नाम दिया, हमने इनको एक और नाम दिया, वो कहा स्पर्शी। क्या नाम दिया, स्पर्शी। स्पर्शी, समझ गए, है ना। आपसे पूछे कि स्पर्शी की संख्या कितनी, 25। स्पर्शी की संख्या कितनी, 25। क्यों है स्पर्शी, क्योंकि इन जो 5 वर्ग हैं, इनमें से किसी भी वर्ण को हम यदि बोलेंगे तो इनको बोलते समय हमारी जीभ जो है हमारे मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करेगी। इसी कारण इनको क्या कहा गया, इनको स्पर्शी कहा गया। इनको क्या कहा गया, इनको स्पर्शी कहा गया। समझ में आ गया, है ना। या स्पर्शी नहीं कहें, इनको अपन कह सकते हैं स्पर्श कह दें, है ना। तो स्पर्श कर रही है ना, तो चलो स्पर्श कह देते हैं। देखो स्पर्शी एक और जगह आएगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर करा रहा हूं कि इनको क्या कहा हमने, इनको हमने स्पर्श वर्ण कहा। इनको क्या कहा, स्पर्श। इनको क्या कहा, इनको क्या कहा, स्पर्श, है ना। तो स्पर्श कितने, 25। अवर्गीय वर्गीय कितने, 25। अवर्गीय कितने, 8। अवर्गीय कितने, 8।
अब हमने जैसे इनका नाम रखा, इन्होंने कहा कि भैया आपने तो इनका एक और नाम रख दिया, अब हमारा एक और रखो, कुछ हमें भी तो देखो। तो हमने कहा ठीक है, हम आपका भी नाम रख देते हैं। ध्यान रखिए य र ल व, जब हम इनको बोलते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं, बोलते हैं, तब हमारा जो उदर गुहा है, हमारा उदर गुहा जानते हो, हमारा जो ये उदर गुहा है, इसमें जब हम यहाँ पर हाथ रखेंगे तो जब हम इनको बोलेंगे य र ल व, हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ स्थित है, ये हमारे उदर गुहा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हमारी उदर गुहा में स्थित है। इसलिए हमने इनको नाम दिया, इनको कहा अंतस्थ वर्ण। क्या कहा, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। क्या नाम दिया, हमने इनको नाम दिया अंतस्थ वर्ण। क्या नाम दिया, अंतस्थ वर्ण। क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल के बताया है कि ये हमें, जब हम इनको बोलते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ स्थित हैं, ये हमारे उदर गुहा, अर्थात हमारे उदर गुहा मतलब पेट, हमारे उदर गुहा में स्थित है। इसलिए हम इनको क्या, अंत मतलब अंदर, स्थ मतलब स्थित है, जो अंदर स्थित है मतलब उदर गुहा में स्थित है, तो उनको क्या कहा, अंतस्थ कहा, उनको अंतस्थ कहा। अभी जैसे हमने इनको अंतस्थ कहा तो अंतस्थ कहते हैं, इन्होंने कहा कि भैया हमारा भी कुछ सोचो, हमें भी तो कुछ बताओ, हमें भी तो कुछ नाम दो। तो हमने कहा कि हम आपको भी नाम दे देते हैं। देखिए श स श, देखो अलग अलग है सब, है ना, सब अलग अलग है, श स स, है ना, और है। इनको हमने एक नाम दिया ऊष्म वर्ण। क्या नाम दिया, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्यों नाम दिया भाई, क्या कारण है ऊष्म वर्ण देने का, मैं आपको हर एक चीज का कारण बताऊंगा, तभी तो हमारी क्लास भाई इफेक्टेबल होगी। आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि ये, इसको अपन ने ये नाम दिया तो ये क्यों दिया, क्या इसका कारण है। ऊष्म का मतलब क्या होता है, देखो ऊष्म, तो ऊष्म आपने ऊष्मा सुना होगा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्म, ऊष्मा का मतलब, और ऊष्म का मतलब भी क्या होता है, ऊष्म का मतलब भी क्या होता है, गर्म। जब हम इन चारों वर्णों को बोलेंगे तो हमारे मुख से क्या, गर्म हवा बाहर निकलती है। कैसी हवा बाहर निकलती है, गर्म। देखो बोलिए, श श स ह, श श स ह, मतलब कैसी हवा बाहर निकल रही है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना कि कैसी हवा बाहर निकल रही है, गर्म हवा बाहर निकल रही है। इसी कारण हमने इनको क्या नाम दिया, इसी कारण हमने इनको ऊष्म वर्ण नाम दिया। इसी कारण हमने इनको क्या नाम दिया, इसी कारण हमने इसको ऊष्म वर्ण नाम दिया। अब हमारे सामने प्रश्न कितने हो गए, अगर हमसे पूछे कि वर्गों की संख्या कितनी, तो वर्गों की संख्या 5। वर्गों की संख्या कितनी, 5, है ना। अगर वर्गों की संख्या नहीं पूछे, वो आपसे पूछे कि वर्गीय वर्णों की संख्या कितनी, वर्गीय वर्णों की संख्या मतलब वर्ग में आने वाले वर्ण, तो संख्या कितनी, 25। वर्गीय वर्णों की संख्या कितनी, 25। वो पूछे कि आप तो वर्गीय वर्णों की मत बताओ, आप तो वर्गीय वर्णों की मत बताओ, किसकी बताओ, हमें ये बता दो कि अवर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होगी। अवर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो अवर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होगी, 8। अवर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होगी, 8। यहां तक की बात भी समझ में आ गई। और आगे बढ़े, और आगे अगर बढ़े तो पूछ ले स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श वर्णों की संख्या भी कितनी है, 25। क्यों, क्योंकि जो वर्गीय है वही क्या है, स्पर्श है। जो वर्गीय है वही क्या है, स्पर्श। इसलिए जो 25 है ये कैसे हैं, स्पर्श भी हैं और वर्गीय भी हैं। और अगर हम बात करें, और आगे बात करें, तो अपन से पूछ ले कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी, तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होगी, अंतस्थ वर्णों की संख्या हमारे सामने 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4। कौन कौन से, य र ल व, य र ल व, तो अंतस्थ की संख्या कितनी, 4। आपसे पूछ ले कि ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी, तो ऊष्म वर्णों की संख्या श श स ह, श स स ह, तो इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या भी 4। इनकी संख्या भी कितनी, इनकी संख्या भी कितनी हो गई, इनकी संख्या भी हो गई 4। इनकी संख्या भी हो गई 4, हो गई 4। अब देखिए 25 25 4 4, देखिए मैं यहां लिखता हूं 25 4 4 बराबर कितने हो गए, 25 29 33, कितने, 33। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या होती है 33। सही, आगे बात समझ लो। ये हमारे व्यंजनों के बारे में जानकारी थी।
ये हमारे व्यंजनों के बारे में जानकारी थी। इसमें से जो जो प्रश्न, अभी ये पूरा नहीं हुआ, आप ऐसा मत सोचना कि व्यंजन पूरा हो गया, नहीं, अभी व्यंजन पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने जाना कि व्यंजन जो हमारे सामने हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से है ना। अभी तो हम इनका वर्गीकरण करेंगे। हम जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था ना, हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार के अलग अलग आधारों पे हम किसका वर्गीकरण करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन जो बेसिक प्रश्न जो हमारी जो व्यंजन में से बनते हैं वो बेसिक प्रश्न यहाँ से बनेंगे। संख्या के बारे में बनेंगे। दूसरा कैसे बनेंगे, दूसरा उसने किसी वर्ण, कोई वर्ण दे दिया, जैसे मान लो उसने दे दिया कि मैं, क्या दे दिया, मैं, और वो पूछेगा कि दिया गया वर्ण निम्न में से है, दिया गया वर्ण निम्न में से है। उसका पहला ऑप्शन होगा अंतस्थ, दूसरा होगा ऊष्म, तीसरा होगा स्पर्शी, है ना, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्श है ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन है स्पर्श, कौन है, तो ये मैं क्या है, तो मैं क्या है, स्पर्श है, मैं क्या है, स्पर्श है। उसने मान लो दे दिया श, और वो पूछेगा दिया गया वर्ण निम्न में से कौन सा है, वो स्पर्श दे देगा, वर्गीय दे देगा, ऊष्म दे देगा और अंतस्थ दे देगा। तो फिर क्या शय क्या है, तो हमें पता है कि शय जो तीनों शकार हैं, तीनों शकार है, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य शकार है ना, ये तीनों शकार किस में आते हैं, तीनों शय किस में आते हैं, ऊष्म में आते हैं। अब एक और चीज, अब जैसे अपन बोलते हैं कि बहुत से बार अपन जैसे बचपन में थे तब अपन ने इनको पढ़ा था कि उच्चारण के क्या बोलते हैं, पतंग का, फल का, बकरी का, पतंग फल बकरी, ये नहीं, अब नहीं बोलना है। अब अपने को ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वर्ण को बोलेंगे उसके पीछे एक प्रत्यय लगाना है, उसके पीछे क्या लगाना है, एक प्रत्यय, और प्रत्यय का नाम क्या है, कार प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाना है, कार प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाना है, कार प्रत्यय लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोला चय, तो चय के पीछे कार प्रत्यय, चकार, क्या बोलेंगे, चकार। ट को टकार, ठ को ठकार, ये को यकार, श को शकार, व को वकार, थ को थकार। मतलब कौन सा प्रत्यय लगाना है, जब इनको बोलेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इनको बोलते समय हम कार प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इनको बोलते समय कार प्रत्यय लगाएंगे। आगे बात समझ में, ये यहाँ तक की बात सभी के कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ तक की बात सभी के कंप्लीट होनी चाहिए। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम नहीं पढ़े उसमें से हमारा कोई प्रश्न यदि गलत होता है तो उससे हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हमने किसी चीज को पढ़ा है, किसी चीज के लिए समय जो है दिया है, समय जो अपना कीमती समय अगर अपन किसी चीज को दे रहे हैं, फिर भी यदि उसमें से आपके सवाल गलत होते हैं तो फिर ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। क्योंकि इसीलिए मैं आपको हर चीज को बार बार जोर देके इसलिए बोलता हूं कि एक ही चीज को मैं कम से कम 5 बार 7 बार 10 बार बोल के बताता हूं, ताकि आपको सब कुछ यही याद हो जाए। बाद में केवल आप रिवीजन करो, कि हाँ ये मेरे को याद है। आगे बात समझ में, अब आगे देखिए, ये बात सबके समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कल जो हम बात करेंगे वो इसके वर्गीकरण को लेकर। कल जब हम बात करेंगे तो किसको, कल जब अपन बात करेंगे तो इसके वर्गीकरण को लेकर हम अच्छे से बात करेंगे कि भाई जो व्यंजन है इनको किन किन आधारों पर कैसे कैसे बांटा गया है ना भाई। और बहुत सारे आधार है इसमें, है ना। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर उच्चारण स्थान, वो सब इसमें आएंगे, इसीलिए अपन इसको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना। और आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, है ना। तो इसी के साथ आज हमारी जो क्लास है इसको हम यहीं विराम देंगे, है ना। आप क्लास अगर हमारी पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अपने जो दोस्त रीट, एसआई, इनकी ग्रेड 3, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक आप अपनी क्लास को पहुंचाएं। और ये क्लास आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, बहुत ही उपयोगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, है ना। और हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमारे जो रणक्षेत्र क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।